तो बालकों, एनपीओ में होने वाली गड़बड़ सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चैप्टर है ये, और इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। प्रयास के सेकंड फेज में यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इन प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूं जो एनपीओ में होती हैं, और अगर आप पहले से इन सभी प्रॉब्लम्स को एक कागज पे नोट डाउन करके रख लो और उसके बाद इस क्वेश्चन को शुरू करो तो शायद आपको कभी भी कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी एनपीओ के अंदर। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं और खत्म करते हैं एनपीओ की प्रॉब्लम्स को। देखो, तो आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी। आज शाम को 7:30 बजे सबको पता है एनपीओ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे 6 क्वेश्चन जो एनपीओ में ज्यादातर आते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं, किस लेवल के हैं, क्या हैं, उनको बैठ के सॉल्व करेंगे आप और हम मिलकर साथ में। ठीक है जी, फ्री क्लास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से एनरोल कर ले यूजिंग कोड गौरव जे। चलिए, सो एनपीओ में होने वाली गड़बड़। एनपीओ में 4 टॉपिक है जिसमें से गड़बड़ हो सकती है। पहला होता है आपका सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है फंड बेस अकाउंटिंग, तीसरा होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और चौथा होता है बैलेंस शीट। ठीक है, जिस बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा हूं वो है ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, इन 4 चीजों में आपको दिक्कत होती है। और आखिरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि एनपीओ में हाउ टू प्रेजेंट आवर आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे मिलते हैं पहले वो समझो और प्रॉब्लम क्या आती है वो समझेंगे। सबसे बड़ा 2 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो, एक ऐसा वाला और दूसरा ऐसा वाला। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के अलग अलग होते हैं, पहले इसको दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, अब समझो, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इसकी, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमें एक चीज तो पता है कि हम सिर्फ इसको यानी कि करंट ईयर वाले को कंसीडर कर लेते हैं। मान लो 2,65,000 इसमें दे रखा है तो हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझ लेना, अगर आपने इसको यहां कंसीडर करा है तो फिर आप प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को कंसीडर नहीं करोगे। क्या? अगर आपने इसको यहां कंसीडर किया है तो आप प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ इसी साल के रिसीव को चूज किया है। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग डज नॉट इवन मैटर्स टू यू, 1 रुपये का भी उसका इस्तेमाल नहीं होगा, उसको साइड में पटक देना। बट अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है सब्सक्रिप्शन का, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग आपके काम का है। ठीक है जी, समझ में आ गया। सो इफ यू गॉट सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको एक बल्क अमाउंट दे रखा है तो आपको प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को कंसिडर करना है, और उसको जैसे अपन माइनस कर देते हैं वो माइनस करना है। ठीक है, बट अगर आपको टुकड़ों में मिलता है और आप सिर्फ बीच वाले को चूज कर रहे हो या फिर करंट ईयर को चूज कर रहे हो, सो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन के अंदर नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गई एक चीज। दूसरी चीज जो सब्सक्रिप्शन में गलती होती है वो ये होती है कि मान लेते हैं हमको जो सब्सक्रिप्शन है वो दे रखा है, प्रीवियस ईयर का जो रिसीव हुआ है वो है 30,000 रुपए, करंट ईयर का जो रिसीव हुआ है वो है 2 लाख रुपए। ठीक है, ये 2 चीजें हमें गिवन है। ठीक है, आपको एडजस्टमेंट में एक चीज दे रखी है, बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2021, मतलब करंट ईयर इज 80,000 रुपीज, और सेम बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020 इज 60,000, या मान लो इसको लेट्स टेक इट आउट एज 50,000। अब ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस पर्टिकुलर तरीके की चीज के अंदर। क्वेश्चन में एक चीज है जो कि आपको गड़बड़ कर देती है। हम क्या करते हैं, हम करंट ईयर को कंसीडर कर लेते हैं, भाई ये करंट ईयर का है 2 लाख। ठीक है, और क्योंकि अलग से गिवन है तो इस साल का है 80,000, और टोटल हम 2,80,000 करके सब्सक्रिप्शन को खत्म कर देते हैं। बट ऐसा आपको नहीं करना है, गलत हो जाएगा। सही तरीका क्या होता है इसमें, देखो समझना, ये समझाना ये चाह रहा है आपको कि भाई पिछले साल हमारे को 50,000 के सब्सक्रिप्शन रिसीव होने थे। पिछले साल कितने के रिसीव होने थे? 50,000 के जो बकाया थे। इस साल रिसीव कितने हुए? वही बकाया में से,
उस बकाया में से रिसीव हो गए 30, तो 20,000 रुपए जो है ना वो प्रीवियस ईयर के स्टिल आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर के स्टिल अभी आउटस्टैंडिंग है। मतलब आज की तारीख में जो 80,000 का मुझे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है ना, इनमें से 20,000 पिछले साल के हैं, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हो गए? 60,000 रुपए, जिसको आप यहां पर ऐड करेंगे 60 नॉट 80। समझ में आ गई पहली चीज? क्लियर हो गया? तो सब्सक्रिप्शन में ये दो तरीके की दिक्कत है जो कि आपको होती है। तो जब भी आप करो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना कि आपको सब्सक्रिप्शन कैसे मिल रहा है। अगर ऐसे मिल रहा है तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को हम नहीं माइनस करेंगे, और अगर आपको ऐसे मिल रहा है तो फिर वही सारे जो फॉर्मूले हमने लगाते हैं उन सब फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फंड बेस अकाउंटिंग। तो फंड बेस अकाउंटिंग में सिर्फ एक प्रकार की गलती है जो कि आप लोग कर सकते हो, बहुत सिंपल होता है, बट एक ही प्रकार की गलती है जो कि आप करते हो। वो गलती ये है, जब हमारा फंड पड़ा है 1 लाख का और फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस पड़े हैं 1.5 लाख के, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना, अगर ऐसा होता है तो हम बैलेंस शीट में इसको 0 शो करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इसको 50,000 रुपीज एक्सपेंडिचर की तरह शो करेंगे। बड़ा सिंपल है, हो गया? नहीं, एक चीज और है जो कि फंड बेस अकाउंट में आपको दिक्कत देती है, बताऊं क्या? वो है फंड का इन्वेस्टमेंट। आपने देखा होगा कि कभी आपको दे दिया भाई मैच फंड 1 लाख रुपए और दे दिया मैच फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपए। अब इसका मतलब क्या है? इस 1 लाख में से आपने 80,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, उसका इस फंड के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। और ये 80,000 रुपए तुम्हारी बैलेंस शीट में एसेट साइड शो कर दिए जाएंगे। इससे मिलने वाला इंटरेस्ट वो यहां पर आएगा, इसका कोई भी रोल नहीं है जो कि इसके अंदर होगा, ठीक है। और आखिरी चीज, अगर आपको कोई एसेट क्रिएटिंग फंड है, मतलब पवेलियन बिल्डिंग ऐसा कुछ बना रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें जितना भी वर्क इन प्रोग्रेस होगा, यानी कि मान लो 6 लाख का काम हो गया, तो वो 6 लाख का काम जो है वो 3 जगह रिफ्लेक्ट होगा। एक, उस फंड में से माइनस होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, और तीसरा और फाइनल आप लोगों का कैपिटल फंड में ऐड होगा, ठीक है। आगे देखो, लास्ट चीज समझ लो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बारे में बात करते हैं तो इसमें तो भाई एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको यूज करना है, वो सिंपल सा फॉर्मूला सभी को पता होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर आपको परचेज नहीं मिलता तो हम ढूंढेंगे, वरना नहीं ढूंढेंगे। अमाउंट पेड प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस कैश सेल्स प्लस अगर आपने कोई बेचा है सामान तो उसको बुक वैल्यू के ऊपर आप यहां कंसिडर कर लोगे, ठीक है। अगर इसमें एडवांस मिलता है तो प्रीवियस ईयर एडवांस को आप जोड़ दोगे और करंट ईयर एडवांस को आप माइनस कर दोगे। ये हो गया आपका परचेज का फॉर्मूला, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें जो चीज मिल जाए वो करनी है, जो चीज नहीं मिल रही वो नहीं करनी। शायद पिछले वाले में मैंने गलत बता दिया, नहीं गलत नहीं, सही बताया था, पर एंड में गलती से उसको उल्टा बोल दिया था। तो सेल्स की बुक वैल्यू आपको जोड़ देनी है, समझ में आ गया। ओपनिंग बैलेंस शीट में एक चीज याद रखनी है, हम ओपनिंग बैलेंस शीट सिर्फ एक वजह से बनाते हैं, वो ये है जब आपको कैपिटल फंड ना मिले। अगर कैपिटल फंड मिलता है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं आएगी। एंड द लास्ट वन, हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर। भैया ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आप में से कितने लोगों के साथ हुआ है जब भी आप एनपीओ कर रहे हैं तो खिचड़ी बन जाती है। तो देखो, खिचड़ी को सुधारने का एक सिंपल तरीका है। पहला स्टेप्स बता देता हूं। स्टेप नंबर 1, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो एनपीओ का, आपको सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उठाना है और उसमें ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का, यानी कि या क्या तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा या फिर वो बैलेंस शीट में आएगा। पहले इसको टिक कर लो, ठीक है। अगर इनकम का है तो आई लिख दो और बैलेंस शीट में आएगा तो बी लिख दो, ठीक है। स्टेप नंबर 2, जिन भी चीजों के आपको एडजस्टमेंट मिल रहे हैं उन चीजों पे आप लगा दो टिक। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। स्टेप नंबर 3, ऑल एडजस्टमेंट
फर्स्ट। यानी कि क्वेश्चन करने से पहले अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है उसको अपनी कॉपी में लिख लो पूरा पूरा, भाई ये सब्सक्रिप्शन ऐसे आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है तो पूरा लिख दो उसको कि भाई ये फॉर्मूला लगेगा, इससे ये उत्तर आएगा, ये यहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए। जैसे मान लो सब्सक्रिप्शन है तो मैंने लिख दिया भाई सब्सक्रिप्शन जो है वो इतने का है, इसमें से आउटस्टैंडिंग जो है वो आपका पिछले साल का है तो माइनस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन ये इतना आएगा, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में और ये आपका चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। ये मैंने पहले ही टिक करके रख लिया। और जितना भी वर्किंग नोट है वो क्वेश्चन के शुरू में या अंत में, मैं सजेस्ट करूंगा शुरू में कर लो ताकि ना बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जगह कम ज्यादा की कोई टेंशन ना हो। ये सब चीजें पहले से परोस के रख दो, ये बड़ा सिंपल है। कोई कुकिंग चैनल देखा तुमने जिंदगी में? देखा तो होगा, भूख तो लगती है तुम लोगों को। अगर देखा होगा तो एक चीज तो ध्यान रखते होंगे, सब्जी में बनाने से पहले कढ़ाई में तेल डालने से पहले वो सारा सामान है ना एक जगह सजा के रख देता है ताकि बाद में ढूंढना ना पड़े। तो वही काम तुम्हें करना है। स्टेप 3 के अंदर सारे एडजस्टमेंट्स कर लो। स्टेप नंबर 4, ऑल अकाउंट एट वंस, सारे अकाउंट को एक साथ बना लो। और स्टेप नंबर 5, स्टार्टिंग अगेन विथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को वापस से पढ़ो और सारी चीजों को एक बार पोस्ट करना शुरू कर दो। ये 5 स्टेप अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो एनपीओ में कभी भी कोई भी चीज छूटेगी नहीं, और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको हम बोलेंगे कि यार ये तो कहां लिखनी है मुझे पता ही नहीं है, ये तो लिखना ही भूल गया मैं, और ऐसा कभी होगा ही नहीं क्योंकि हम पहले से सारी चीजों को सजा के रख चुके हैं। ठीक है जी, ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। शाम को मिल रहे हैं 7:30 बजे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ एनपीओ करने के लिए, एंड डीपीपी इज ऑन इट्स वे। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।